नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। यहाँ हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के अंतर्गत हमने मॉड्यूल 4 पिछले वीडियो में पढ़ा था, शुरू किया था, जिसका कि शीर्षक है वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। तो इसके अंतर्गत जो अध्याय 9 है, जिसका कि शीर्षक है मांग, उसके बारे में हमने जो ये अध्याय है इसका प्रारंभ पिछले वीडियो में कर दिया था। आज हम लोग जो इसका दूसरा भाग है वो देखते हैं और जो बाकी बचा हुआ अध्याय है वो समाप्त करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले फिर आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो ये वीडियो है और जो हमारा चैनल है उसको अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि हाई स्कूल का अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हों और किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, NIOS से पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ रहे हो या राजस्थान या किसी भी राज्य के बोर्ड से पढ़ रहे हो हिंदी माध्यम में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, पुनर्कथन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है इस अध्याय के अंतर्गत। सबसे पहले हमने मांग का अर्थ पढ़ा, मांग क्या होती है। फिर हमने जाना कि मांग और इच्छा में क्या अंतर है। उसके पश्चात हमने व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, जिसमें कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, क्रेता की आय, क्रेता की रुचि तथा अधिमान, ये चारों चीजें हमने पढ़ी। इसके पश्चात हमने व्यक्तिगत मांग अनुसूची यानी कि एक टेबल बनाई, जिसमें कि हमने एक व्यक्ति की एक ही वस्तु के प्रति विभिन्न कीमतों पर मांग के बारे में अध्ययन किया। और फिर सबसे अंत में हमने मांग का नियम पढ़ा। मांग के नियम के पश्चात हमने जो उस नियम के आधार को जो उस मांग के नियम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या जो चित्र के माध्यम से जो हम मांग के नियम को व्यक्त करते हैं, जिसको कि हम व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। अब आज हम लोग प्रारंभ करते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र से ही। तो व्यक्तिगत मांग वक्र में हमने पढ़ा था कि हम इस प्रकार से एक अक्ष पर हम मात्रा को ले लेते हैं, एक अक्ष पर हम कीमत को ले लेते हैं और जो उस पर जो दी गई मात्रा पर जो प्राइस है, किस प्राइस पर कितनी मात्रा बिकी है, उसके हिसाब से हम लोग उसको अंकित कर लेते हैं चित्र पर। जैसे जो ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर 3 किलो फल व्यक्ति खरीदता है, आम खरीदता है, तो 3 के हिसाब से 30 रुपए के हिसाब से 3 किलो है, तो वो F हमको बिंदु मिल जाएगा। इसी प्रकार से A, B, C, D, E, F सारे बिंदु मिल जाएंगे और ये एक मांग वक्र बन जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे मैंने कहा था कि हम पुराने एक जो प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया हुआ था उसको हल करके देखेंगे हाथ से। तो हम इसमें जो प्रश्न था, इसमें संतरों की कीमत दी गई थी और संतरों की मात्रा जो मांगी गई थी उसके बारे में दिया गया था। हमको इन आंकड़ों की सहायता से एक मांग वक्र बनाने के लिए उसने बोला था। तो आइए हम लोग सबसे पहले मांग वक्र या डिमांड कर्व बनाते हैं, जो दिए हुए आंकड़े हैं उनके हिसाब से। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले एक लाइन खींचनी होगी। हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जिसको कि हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, यानी कि एक्स अक्ष बोलेंगे। इसी प्रकार से हम एक लाइन उसके 90 डिग्री का लगभग कोण बनाते हुए खींचेंगे, जिसको कि हम वाई एक्स बोलेंगे या वाई एक्सिस बोलेंगे इंग्लिश में। तो जो एक्स एक्सिस होगा उस पर हम जो दी गई जो मात्रा है उसको दिखाएंगे, यानी कि संतरों की मात्रा को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो संतरों की कीमत है उसको हम वाई एक्सिस पर लेंगे। अब आपको पता है जो इनकी जो कीमत दी गई है वो 4 ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। तो हम इसको जो मात्रा है एक्स एक्सिस उस पर 4 निशान लगा लेंगे बराबर बराबर दूरी पर, और इसी प्रकार से कीमत पर भी 4 निशान लगा लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। तो मैंने इसमें 1.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाए हैं। आप अपने इच्छा अनुसार 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जितना भी चाहें उतने पे निशान लगा सकते हैं, लेकिन बराबर दूरी पे लगाइएगा। तो ये शुरू कहाँ से होता है, 0 से, और फिर इसमें है कितना, इसमें दिया हुआ है 4, 6, 8 और 10, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ये हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, जैसे उसमें 10, 8, 6, 4 लिखा हुआ है जो संतरों की मांगी गई मात्रा है, तो हम उसको 4, 6, 8, 10 लिखेंगे। इसी प्रकार से अब हम निशान लगा लेते हैं वाई एक्सिस पे भी निशान लगाने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर भी लिख देते हैं 2, 4, 6 और 8। तो जो 2 रुपये था उस पर 10 किलो जो मात्रा है वो मांगी गई है। किलो इसमें कुछ मात्रक नहीं दे रखा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10 किलो मांगी गई है, मान लीजिए। तो 2 रुपये की कीमत पे 10 किलो मांग रहे हैं
और जो 4 रुपये है, जो 4 किलो है वो मांग रहे हैं 8 रुपये पे। तो हम सबसे पहले 8 रुपये से शुरू कर लेते हैं। 8 रुपये पे हमको कितनी मात्रा लग रही है? 4 किलो। तो हमने ये बिंदु हमको मिल गया जो कि मांग को दिखाता है, इस पर्टिकुलर या इस मांग को प्रदर्शित करता है। एक बिंदु हमको मिल गया जिसपे कि 4 किलो मात्रा मांगी गई है 8 रुपये पर। इसी प्रकार से हम जो एक्सट्रीम है, जो सबसे पहली वाली आंकड़ा है, 2 रुपये पे कितनी मात्रा मांगी गई है? 10। तो इस लाइन को बढ़ाएंगे और 10 वाली लाइन को भी, जो 10 बिंदु है उसकी लाइन को भी ऊपर बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हमें इस मांग के सापेक्ष भी एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो अलग अलग हमको जो 4 मांग हैं, जो 4 प्रकार की मांग दी गई हैं, उनके सापेक्ष एक एक बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम 4 के लिए कर रहे हैं। 4 के सापेक्ष कितनी जो डिमांड है वो है 8 की। तो 8 से भी एक बिंदु निकाल लेंगे, एक लाइन। और ये लाइन हम डैश डैश इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमको ना हो। हमको सिर्फ एक ही लाइन मोटी दिखाएंगे, वो होगी जो मांग वक्र होगा उसकी लाइन। तो अब हमने 6 के सापेक्ष, इसमें आप देख रहे हैं कि 6 के सापेक्ष 6 ही मांगी गई है। 6 के सापेक्ष क्वांटिटी भी 6 ही मांगी गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमको ये 4 बिंदु प्राप्त हो गए हैं, इन चारों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। यही जो लाइन है, यही जो रेखा है, यही मांग वक्र है या डिमांड कर्व है। तो आप सीख गए होंगे मेरे ख्याल से कि किस प्रकार से आप एक व्यक्तिगत मांग वक्र को बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम जानते हैं कि जो व्यक्तिगत मांग वक्र होता है, इसकी आकृति ऐसी ही क्यों होती है जैसे कि हम देखते हैं। मतलब ये ढलान लिए हुए क्यों होती है? नीचे की तरफ को, बाएं से दाएं ओर को नीचे की तरफ आती है। आपने देखा होगा बाएं से दाएं को नीचे की ओर आ रही है। तो कीमत तथा मांग की मात्रा में विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर ढालू होता है। क्या होता है? कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। मतलब अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, और अगर कीमत ज्यादा होगी तो मांग कम होगी। तो इसमें एक विपरीत संबंध है। कैसा संबंध है? विपरीत, उल्टा संबंध है मतलब। तो इसीलिए जो ये मांग वक्र होता है, ये बाएं से नीचे की ओर ढालू होता है। अब बोल रहा है कि क्रेता कम कीमत पर वस्तु की अधिक और अधिक कीमत पर कम मात्रा क्यों खरीदता है? ऐसा क्यों होता है कि क्रेता कम कीमत पर तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है और अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदता है? मतलब मांग का नियम क्यों है? तो या फिर दूसरे शब्दों में, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? मतलब सवाल क्या है कि जो मांग वक्र है, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था, जो आपकी किताब में उदाहरण दिया है उसमें देखा था, तो ये जो मांग वक्र है, जिसको कि मैंने अभी गाढ़े रंग की लाइन से दिखा दिया है, ये ऐसा क्यों होता है? मतलब ये ढलान लिए हुए क्यों होता है? ये बायां है, ये दायां है, तो बाएं से दाईं ओर को, मतलब इस ओर को, ये ढलान लिए हुए होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जब वस्तु की अधिकाधिक, मतलब एक से ज्यादा वस्तु, अगर इकाइयों का आप उपयोग करते चले जाएंगे तो वस्तु की अगली इकाइयों से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। मतलब ऐसा है कि जब, जैसे आपको अगर भूख लगी है तो आप एक रोटी खाएंगे तो आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, फिर जब दूसरी रोटी खाएंगे तो आपको थोड़ी कम संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार से जब आपका पेट भर जाएगा 4-5 रोटी खा के, तो अगली जो 6ठी-7वीं रोटी आप खाएंगे उससे आपको कोई संतुष्टि, बहुत कम संतुष्टि मिलेगी या धीरे धीरे संतुष्टि मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, अधिक संतुष्टि के लिए आदमी अधिक और कम संतुष्टि के लिए कम कीमत देने को तैयार होता है। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि उसको जो अगली जो इकाई है उससे जो संतुष्टि मिल रही है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। कम कीमत पर वस्तु की अधिक और अधिक कीमत पर उसकी कम मात्रा को क्रय करने को इसलिए व्यक्ति तत्पर होता है। ठीक है, अगला जो रीजन है वो है कीमत कम होने पर क्रय शक्ति अधिक हो जाती है। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और आपके पास उपलब्ध है 200 रुपये, तो आप केवल उस वस्तु की 2 मात्रा खरीद सकते हैं। आपकी क्रय शक्ति केवल 2 वस्तुओं तक सीमित है। अगर उसकी कीमत घटकर 50 हो जाए, मान लीजिए, ठीक है ना, तो अगर 50 की कीमत हो जाए तो अब आप उसकी वस्तु कितनी कीमत, कितना खरीद सकते हैं? वस्तुएं 4 वस्तुएं खरीद सकते हैं अपने बजट में। तो अब आपकी क्या हो गई, क्रय शक्ति बढ़ गई। आप 2 से अब 4 वस्तु तक खरीद सकते हैं। तो कीमत कम होने से क्या होता है, क्रय शक्ति अधिक हो जाती है। और कीमत इसके उल्टा, अगर 50 रुपए की है पहले वस्तु, तब आप 4 खरीद पा रहे हैं, लेकिन अगर कीमत बढ़ गई वस्तु की, 100 रुपए की होगी, तो आप केवल 2 वस्तु में खरीद पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी क्रय शक्ति कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि आप कीमत कम होने पर किसी वस्तु की अधिक और कीमत बढ़ने पर उसकी कम मात्रा खरीदते हैं।
और जो तीसरा और अंतिम कारण है वो है जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वो अपनी स्थानापन्न वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ती हो जाती हैं। हमने पढ़ा था, कोक और पेप्सी का उदाहरण समझा था कि स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, जो कि एक दूसरे के बदले उपयोग में लाई जाती हैं। तो अगर आप मान लीजिए जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है, मतलब मान लीजिए कोक की कीमत कम हो गई, जो कोक है उसकी कीमत कम हो गई तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, जो पेप्सी है उसकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ क्या कि जब कोक की कीमत कम हुई तो वो जो पेप्सी है उसकी तुलना में सस्ती हो गई। क्या हो गई? सस्ती हो गई। इसलिए हम लोग कोक ज़्यादा लेंगे और पेप्सी कम लेंगे, तो इसलिए जो वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। अब अगला है वस्तु की बाजार मांग। तो वस्तु की बाजार मांग क्या होती है? अभी तक हमने केवल एक जो ग्राहक था, एक ही आदमी था, उसके ही माना कि वही सामान खरीद रहा है, वही जो है उसकी ही मांग के बारे में चर्चा की, जिसको कि हम व्यक्तिगत मांग बोल रहे थे। अब ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ऐसे बहुत सारे एकल व्यक्ति हमारे बाजार में उपलब्ध हैं या समाज में उपलब्ध हैं, तो क्या है, इसलिए जो केवल वर्षा है वही बाजार में आमों की क्रेता नहीं है, मतलब केवल वही खरीद नहीं रही है, अपितु कुछ अन्य व्यक्ति भी बाजार में आमों की मांग कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दो अन्य क्रेता विभा और सौम्या वो भी बाजार में आमों को खरीदने के लिए आ गए हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु की जो बाजार में सभी व्यक्तिगत क्रेताओं, मतलब जितने भी क्रेता हैं वो सारे के सारे शामिल हों। यहाँ पर हमने इस उदाहरण में केवल 3 लोग ले लिए हैं, विभा, सौम्या और वर्षा। हो सकता है और होता भी है कि एक्चुअल में बाजार में लाखों करोड़ों ग्राहक या करोड़ों लोग होते हैं जो कि मांग कर रहे होते हैं वस्तुओं की। तो सभी व्यक्तिगत क्रेताओं द्वारा दी गई कीमत पर, जो कीमत बाजार में उस समय है, दिए गए समय में मांगी जाने वाली कुल मात्रा उस वस्तु की बाजार मांग कहलाती है, ठीक है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, अभी आपको शायद समझ में न आ रहा हो। तो क्या है, एक उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है। आमों की कीमत है इस समय 80 रुपये प्रति किलो, वर्षा मांग रही है आधा किलो, विभा ले रही है 1 किलो और सौम्या नहीं ले पा रही है। क्यों नहीं ले पा रही है? उसको ये रेट पट नहीं रहा है, मतलब उसको ये कीमत समझ में नहीं आ रही है, उसको कीमत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए वो कुछ भी नहीं ले रही है, ठीक है। कुल मिला के कितना आम बिक रहा है बाजार में? एक डेढ़, आधा किलो ये और 1 किलो ये, मतलब 1.5 किलो, 1.5 kg। तो कुल मिला के जो बाजार मांग होगी आम की वो इस रेट पर, और एक सप्ताह में वो कितनी होगी? 1.5 किलो, ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से 70 वाला उदाहरण ले लीजिए और हम सबसे लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। जब 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है आम की कीमत, तो वर्षा लेती है 3 किलो, विभा लेती है 3.5 किलो और सौम्या लेती है 2.5 किलो। तो कुल मिला के कितनी आम की जो मांग है वो 9 किलो आम की मांग है प्रति सप्ताह। कितने रुपए प्रति किलोग्राम पर? 30 रुपये। हमको पता है मांग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो कीमत चाहिए होती है। क्या कीमत है? दी गई कीमत, दी गई मात्रा यानी कि 9 किलो और दी गया समय अवधि, मतलब प्रति सप्ताह। तो एक सप्ताह में 9 किलो मांग है, कब? 30 रुपये के रेट पर, ठीक है। अब है बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से जो कारक होते हैं जो कि बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं, तो वो कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला कारक है क्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ बायर्स, मतलब कितने लोग खरीदने वाले हैं मार्केट में। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों की मांग होगी। हमने अभी उदाहरण में केवल 3 लोग लिए थे, ये संख्या हजारों करोड़ों में भी हो सकती है, और जितनी ज़्यादा ये संख्या बढ़ती जाएगी उस हिसाब से जो बाजार की मांग है वो बढ़ती जाएगी, जो उनका योग है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी तो हम केवल 3 लोगों की मांग का योग कर रहे हैं, ऐसे ही हजारों लोगों की मांग का योग करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा एक बड़ी संख्या होगी। इसके बाद है आय और संपत्ति के वितरण पर भी बाजार की मांग डिपेंड करती है, मतलब किस प्रकार से आय और संपत्ति का वितरण समाज में है। अधिक धनी लोग अधिक हैं या गरीब लोग अधिक हैं? तो अगर धनी लोग अधिक होंगे तो धनी लोगों को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी मांग बढ़ेगी, अगर गरीब लोग अधिक होंगे तो गरीबों के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी मांग बढ़ेगी। और सबसे लास्ट जो कारक है, जो सबसे अंतिम कारक है, वो है मौसम। कई बार जो बाजार मांग होती है वो मौसम से प्रभावित होती है। आपने देखा भी होगा अपने दिन प्रतिदिन में, आप जाड़ों में गर्म कपड़ों की मांग करते हैं और गर्मियों में सूती कपड़ों की या हल्के कपड़ों की मांग करते हैं। तो ये आपकी जो बाजार जो मांग है, ये कई सारे लोगों की मांग मिला के बाजार की मांग बनती है। तो बाजार की मांग जो है मौसम से भी प्रभावित होती है। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले है क्रेताओं की संख्या। तो वस्तुओं के क्रेताओं की संख्या बाजार में उस वस्तु की मांग को निर्धारित करती है। अगर किसी वस्तु के क्रेताओं की संख्या
अधिक है तो उस वस्तु की बाजार मांग भी अधिक होगी। बिल्कुल ठीक। यदि क्रेताओं की संख्या कम है तो वस्तु की बाजार मांग भी कम होगी। ठीक है। तो अब है आय और संपत्ति का वितरण। तो समाज में आय और संपत्ति का वितरण जो है वो भी किसी वस्तु की बाजार मांग को निर्धारित करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, धनी लोगों के अधिक पक्ष में अगर है, मतलब अगर धनी लोग ज्यादा हैं तो धनी लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना है। ठीक है। अगर ज्यादा एक कोई अर्थव्यवस्था है जहां धनी लोग ज्यादा हैं तो वहां शॉपिंग मॉल, वहां लग्जरी कारें, जो बहुत विलासिता वाली, जो बहुत बढ़िया बढ़िया कारें हैं, उनकी मांग ज्यादा होगी। ठीक है। इस प्रकार की चीजों की मांग ज्यादा होगी। जबकि अगर निर्धन व्यक्ति अधिक हैं किसी अर्थव्यवस्था में तो निर्धन व्यक्तियों के अधिक होने से, या निर्धन व्यक्ति अगर किसी बाजार में अधिक हैं, उनके पक्ष में अगर संख्या बल है तो निर्धन व्यक्तियों द्वारा पसंद की जाने वाली वस्तुओं की मांग अधिक होने की संभावना रहेगी। मतलब अगर कोई जो विकासशील देश हैं या गरीब देश हैं, उनके यहाँ क्या होगा, उनके यहाँ जो गरीब लोगों को चीजें चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की जो मांग है वो अधिक होगी। उनके लिए स्कूलों की जरूरत होगी, उनके लिए बेसिक जो एम्यूनिटीज होती हैं, साफ सफाई, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इन चीज़ों की मांग जो कि निर्धन व्यक्तियों से के द्वारा प्रभावित होती है, जो चीज़ों की मांग उनको ज़्यादा होती है, उसकी मांग अधिक होने की संभावना होगी। सबसे अंतिम जो कारक है वो है मौसम। तो गर्मी के मौसम में बर्फ की मांग होती है, आपने देखा था। वर्षा ऋतु में छातों और बरसातियों की मांग होती है। सर्दियों के मौसम में ऊनी वस्त्रों की मांग होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मौसम भी एक कारक है जो कि बाजार की मांग को प्रभावित करता है। कई चीजें ऐसी हैं जिनकी जो बाजार मांग है वो मौसम से प्रभावित होती है। कई चीजें ऐसी भी हैं जिनकी की मांग पर मौसम का असर नहीं होता है। दोनों प्रकार की चीजें। ठीक है। से हम कह सकते हैं वस्तु की बाजार मांग मौसम से भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो अध्याय है ये समाप्त होता है। इसमें हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसको आपको जरूर समझना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोग अपने दोस्तों, अपने परिचितों के साथ हमारे इस वीडियो और इस चैनल के बारे में इस चैनल के बारे को साझा कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारी इस पहल का लाभ ले सकें। और खासतौर से उन लोगों के साथ कीजिए जो कि हाई स्कूल में अर्थशास्त्र विषय पढ़ रहे हों। तो धन्यवाद। अगले बार हम अगला जो चैप्टर है आपूर्ति, वो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। धन्यवाद।